और अब बात राजसमंद की, जहां दो ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए। घटना दिवेर थाने के बाघान हाईवे के पास की। दरअसल लॉकडाउन के बावजूद लोगों का पलायन जारी है। सब्जी लेकर जा रहे ट्रक में छिपकर लोग जा रहे थे। ये सभी लोग आगरा निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को देवगढ़ सीएचसी में रखवा दिया है। और अब बात अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। जयपुर के गांव अकेड़ा डूंगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और मौके पर ही 3 अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियां नष्ट करवाई गई। करीब 400 लीटर हथकढ़ शराब मौके से जब्त की गई। ये कार्रवाई आबकारी निरीक्षक अरविंद खींची, आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा के नेतृत्व में की गई। चलिए अब शुरू करते हैं कोरोना टॉप 20। दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,44,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 21,57,108 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,43,519 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 32,000 पार कर गई है। यहाँ 6,40,000 कोरोना के मरीज हैं। वहीं अमेरिका में मार्च से अब तक करीब 2,10,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 13,387 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 941 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 437 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश भर के 325 जिले कोरोना फ्री हैं। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 183 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि अब तक देश भर में करीब 1,750 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 12% है। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। एमपी में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,260 तक पहुंच गई है। एमपी का इंदौर कोरोना का नया सेंटर बन गया है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इंदौर में केंद्रीय दल ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली से आई डॉक्टर्स की टीम ने कंट्रोल कमांड सेंटर मॉनिटरिंग की जानकारी ली। इस दौरान टीम ने कॉन्टैक्ट सर्वे करवाने की भी बात कही। कोरोना से भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमण के कुल 3,205 मामले हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण के कारण अभी तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। 2 दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा फिर बढ़ा है। दिल्ली में संक्रमण के कुल 1,640 मामले सामने आए हैं। यहाँ 38 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,169 तक पहुंच गई है। अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना को मात देकर 82 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। खेतानाड़ी निवासी 54 साल के शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। प्रदेश के 25 जिले कोरोना की जद में हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 491 नए केस सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 188 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोटा में 90, टोंक में 77 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बानाकैटरू में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल ने सभी ब्लॉक अधिकारियों से कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक में चर्चा की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण के फैलने से शहर में 86 कोरोना रोगी हो गए हैं। ऐसे में शहर सरकार की निगरानी में हॉटस्पॉट हो गया है। सवाईमाधोपुर में सर्व ब्राह्मण युवा महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कोरोना को लेकर मुहिम चला रखी है, जिसके चलते वे खुद अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज एमडी और आईएएस नवीन जैन को कोटा की कमान 3 दिन के लिए सौंप दी है। जैसलमेर के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पोखरण में पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी स्वस्थ होकर पोखरण लौटा।
झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जबकि धनबाद में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 11 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो चुकी है। और अब कोरोना अपडेट। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,45,551 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में अब तक 34,641 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 6,78,144 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इटली में 22,170 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्पेन में 19,315 लोगों की मौत। वहीं अब तक 5,47,589 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में क्या हालात है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। देश भर में कोरोना के 13,387 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें 437 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,749 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 11,201 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 3,205 केस, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के अब तक 1,500 से ज्यादा मामले, 1,640 केस सामने आ चुके हैं। आरबीआई प्रेस वार्ता कर रहा है, सीधा लिए चलता है। Time to time, almost every second day or third day, the Reserve Bank is coming out with certain announcements. Now, in this kind of environment, I thought it was necessary that I speak to a wider audience and convey the resolve of the Reserve Bank of India, our approach and how we are going forward. Today, I propose to make certain announcements, and the statement is a bit long, as I said last time. Because I have tried to make it as self-explanatory as possible, and so that there is adequate clarity, and since we are not able to hold a press conference, the meaning and the details are conveyed to the maximum extent possible. So as I just said, everywhere, as also in India, the mission is to do whatever it takes to prevent the epidemiological curve from steepening any further. Human spirit is ignited by the resolve to overcome the pandemic. It is during our darkest moments that we must focus on the light. As Mahatma Gandhi said in his famous address at Kingsley Hall, London in October 1931, and I quote Mahatma Gandhi, "In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists." Before I begin, I wish to place on record our gratitude to all the functionaries and personnel in the government, the private sector, banks and other financial institutions who risk their lives on a daily basis by going to work or by working from home to fight the pandemic by keeping essential services fully operational. Our deepest appreciation goes out to doctors, healthcare and medical staff, police and law enforcement agencies who are at the front line. In the RBI, I would like to specially commend and thank our team of 150 officers, staff and service providers who are in quarantine away from their families and are at work 24/7 to keep essential services such as currency in circulation, retail and wholesale payments and settlement systems, reserve management, financial markets, liquidity management, financial regulation and supervision, and a host of other services available so that the nation may survive COVID-19. Banks and financial institutions have risen to the occasion and have ensured normal functioning. Their efforts are praiseworthy. I would like to thank my colleagues in the Reserve Bank of India who set aside personal health concerns and joined me in fashioning the array of measures taken by the RBI in the context of COVID-19.
I also thank our teams for their intellectual support, analytical work, and logistical arrangements. I would first like to highlight or give our assessment of the current economic situation. Since March 27, 2020, when I spoke to you last, the macroeconomic and financial landscape has deteriorated precipitously in some areas, but light still shines through bravely in some others. On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion US, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. The World Trade Organization sees world merchandise trade contracting by as much as 13 to 32%. I repeat, 13 to 32% in 2020. Global financial markets remain volatile and emerging market economies are grappling with capital flows and volatile exchange rates. Crude oil prices remain in a state of flux despite the agreement on production cuts by OPEC plus countries. For 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. Over the last 3 weeks, there have been a few data releases on domestic developments, but they are too disjointed to allow a comprehensive assessment of the state of economy. Yet, there are a few slivers of brightness among the encircling gloom. In my statement of March 27, I had referred to continuing resilience of agriculture and allied activities on the back of all-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. By April 10, pre-monsoon Kharif sowing had begun strongly, with acres of paddy, which as you know is the principal Kharif crop, up by 37% in comparison with the last season, that is in comparison with the Kharif of 2019. States such as West Bengal, Telangana, चलिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे आपको आरबीआई की प्रेस वार्ता, देश के वित्तीय हालात पर आरबीआई की नज़र। आरबीआई प्रेस वार्ता में बोले गवर्नर शक्तिकांत दास, लॉकडाउन में फंसी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उम्मीद की जा रही थी कि एक दिशा मिलेगी, बड़े ऐलान की भी संभावना जताई जा रही है। प्रेस वार्ता ये चल रही है अभी। आर्थिक हालात में हमने बेहतर कदम उठाए हैं, वित्तीय नुकसान कम करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश भर में 1000 के पार पहुंच चुके हैं। 1169 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आज भी 38 नए केस सामने आए हैं। अब तक 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 25 जिलों में कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है। अब आपको मैप के जरिए बता देते हैं किस जिले में कितने केस सामने आए। कुल केस सूबे में 1169, जयपुर में, राजधानी जयपुर में 491, जोधपुर में 188 पॉजिटिव मिले हैं, कोटा में 90, टोंक में 77 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, बांसवाड़ा में 59, बीकानेर में 35, झुंझुनू में 36 पॉजिटिव सामने आए हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश में कोरोना से 16वीं मौत हो चुकी है। जोधपुर के 56 साल के मरीज की मौत। प्रदेश में कोरोना से 16वीं मौत, 16 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। एक और मरीज की, कोरोना संक्रमित मरीज की कोरोना से मौत हुई। जोधपुर के 56 साल के मरीज की मृत्यु, 15 साल को ही जांच में ये व्यक्ति पॉजिटिव मिला था। कल ही इसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कल एमडीएम अस्पताल में इसकी मौत हुई। वहीं रामगंज में 2 दिन से राहत की खबर आ रही है। रामगंज से कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। कल 383 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 380 सैंपल नेगेटिव आए हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जयपुर बन चुका है और जयपुर में रामगंज। लेकिन राहत की खबर यह है कि रामगंज से पिछले कुछ घंटों में, बीते दिन कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से, राजधानी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या अपडेट है? देखिए, राहत की बात है कि रामगंज से फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं आया है। ओवरऑल जयपुर की बात करें, सूबे की बात करें, क्या अपडेट? बिल्कुल सुमित, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में अगर हम रामगंज की स्थिति को देखें, जो कि पूरे हॉट स्पॉट, जहां एक जयपुर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है पूरे स्टेट का, उसमें जो एपिसेंटर है रामगंज राजधानी जयपुर में, वहां पिछले 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। और अगर बात करें राजधानी के दूसरे क्षेत्रों में, तो जो रामगंज से बाहर का जो इलाका है, खास करके चाहे वो घाटगेट हो या फिर मोती डूंगरी रोड या शास्त्री नगर वाला जो इलाका है, वहां पर अब इक्का दुक्का पॉजिटिव केस सामने आने लगे हैं। और ये जो फिगर आपके पास चाहे कल आया या आज आया, कल 3 मरीज सामने आए जो कि घाटगेट से थे या शास्त्री नगर से या तोपखाना का रास्ता से थे। और जिस तरह से आज भी जो 5 केस आए हैं, उनमें ये जो केस हैं या तो मोती डूंगरी रोड से हैं, घाटगेट से हैं या फिर किसी और अन्य क्षेत्र से हैं, लेकिन रामगंज से नहीं है। तो ये बताता है कि रामगंज को लेकर के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने जो रणनीति बनाई थी वो काफी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को हराना है और कोरोना को हराने के लिए पूरा प्रदेश अब एकजुट हो गया है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं बार बार घरों से बाहर ना निकलें लॉकडाउन के दौरान। चलिए, अब आपको हालात दिखा देते हैं प्रदेश भर के कुछ इलाकों की। क्या कुछ वहां पर इंतजाम, क्या कुछ वहां पर हालात, लोग कितना सहयोग प्रशासन को कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से दिनेश शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और ख्वाजा नगरी अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको जयपुर ले चलते हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें, क्या हालात? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन की पालना जो है वो सख्ती से करवाई जा रही है। प्रशासन, पुलिस का अमला जो है वो जो भी वाहन जो निकल रहे हैं रोड पे, बाकायदा उनकी चेकिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की खबर जो अभी सहयोगी सचिन शर्मा ने बताई वो यही कि खासतौर से जयपुर के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि अभी तक जो है वो रामगंज में कल से एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। 12 दिन बाद में इस तरह की स्थिति बनी है कि 12 दिन बाद रामगंज से कोई पॉजिटिव सामने नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ी जो चिंता थी सरकार के लिए वो यही रामगंज जो है बना हुआ था। सहयोगी कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि एक बार यहाँ से तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पालना करवाई जा रही है पुलिस द्वारा लॉकडाउन की। जो भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में जो वाहन है उनको बाकायदा छूट दी गई है, लेकिन जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है, नाकेबंदी की गई है जगह जगह। वहाँ एक एक वाहन को चेक करके वहाँ पूछा जा रहा है कि किस काम से वो निकले हैं, क्योंकि जरूरी काम से जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पे उनको जो है वो रोका नहीं जा रहा है और एक एक व्यक्ति को जो है पूछकर उनको जाने दिया जा रहा है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले हैं उन पर सख्ती की जा रही है, बाकायदा वाहन जब्त किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और अब तक जयपुर की ही अगर बात करें तो जयपुर में अब तक तकरीबन 10,000 वाहन जो है वो जब्त किए जा चुके हैं और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 75,000। चलिए, तो पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है लोग सहयोग कर रहे हैं और अब कुछ ये आंकड़ा कम हुआ है पॉजिटिव मरीजों का। जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। अजमेर लिए चलते हैं, अभिजीत दवे
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर से क्या अपडेट, क्या तस्वीरें, वहां पर लोगों का सहयोग मिल रहा है प्रशासन को? भी एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, तो पिछले 48 घंटे में 2 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो अजमेर में सामने आए। और सबसे ज्यादा चिंता जिसने कोरोना पॉजिटिव केस ने पैदा की है वो कल जो एक 22 साल का खानाबदोश युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसने चिंता बढ़ाई है, क्योंकि वो एक शेल्टर होम में रह रहा था जहां पर तमाम जो भिखारी हैं उनको रखा गया था प्रशासन की ओर से। और कल ही तमाम 173 जो खानाबदोश उस शेल्टर होम में उस कोरोना पॉजिटिव केस के साथ रह रहे थे, उन तमाम के सैंपल्स ले लिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज जो कोरोना पॉजिटिव केस डायग्नोज हुआ है ये मूलतः उज्जैन के रहने वाले हैं, 67 साल के बुजुर्ग हैं, जो उज्जैन से 9 अप्रैल को कार के जरिए अपनी बेटी और दामाद के साथ अराई पहुंचे थे। मेडिकल इमरजेंसी के हवाले का एक केस हमें बताया गया है जिसके कारण वो उज्जैन से अराई पहुंचे थे, लेकिन एक रैंडम सैंपलिंग के जरिए उनका डायग्नोज हुआ था। लक्षण प्राइमा फेसी को सामने नहीं आए थे, लेकिन जब उनकी सैंपल ली गई, जांच की गई, तो जांच में उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद एहतियातन पूरे उस 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है, किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि वहां पर प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं उनको चलिए शुक्रिया अभिजीत। दिनेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोरोना पॉजिटिव एक अजमेर में मिला है और अब प्रशासन ने